हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रासायनिक बलगत। याद रखेंगे इस चैप्टर का ये सेकेंड क्लास है, दूसरी क्लास है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो सेकेंड क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट सीरियस हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और एक एक टॉपिक को नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दें आपके कि रासायनिक बलगत की तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का मतलब पार्ट वन आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिस्ट्री के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप दूसरी क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देखते हुए चलिए। मैं आपको बता दूं ये जो क्लासेज हैं शाम को 7 PM को अपलोड किए जाते हैं। तो 7 बजे आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करेंगे। लगभग 1 घंटे की क्लासेस चलती हैं जी। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। अब द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है ये हम समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम है ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। एक है गुलबर्ग, एक है वागे। तो 2 वैज्ञानिक थे। एक कौन थे? एक थे गुलबर्ग और एक दूसरे कौन थे? पहला था गुलबर्ग, दूसरे थे वागे। तो ये गुलबर्ग और वागे 2 वैज्ञानिकों ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? मिलकर ये सिद्धांत दिया था, मतलब ये नियम दिया था द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। तो वही लिखा गया है, यह नियम गुलबर्ग और वागे नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया है। तो सबसे पहली बात इतना है समझ के ना कि यह नियम गुलबर्ग और वागे नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। उसके बाद अब इस नियम में हमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं इसको हम समझेंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, बट ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है, दर मतलब वेग भी हम कह सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है वो उस समय अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है। अब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे एक नोट में एक पॉइंट याद रखेंगे कि यह एक सैद्धांतिक नियम है। यह एक सैद्धांतिक नियम है। इस बात को आप याद रखेंगे, यह एक सिद्धांतिक नियम है, इस बात को याद रखेंगे। एक बात मैं बता दूं, ये अभी नियम आपको याद नहीं हुआ होगा, परेशान ना हो, याद कराएंगे बाबू। पहले समझे रहेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया कि एक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जो है AA प्लस BB इक्वल टू क्या बन रहा है? तो CC प्लस D बन रहा है। ये एक हमारे पास क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। सपोज डेट हमने मान लिया है एग्जाम्पल में कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है कि AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस D, ठीक है ना। अब इतनी बात जानते हैं कि इस वाले को क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं, इधर वाला जो भी होता है इसको हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। इधर जो होता है इसे हम उत्पाद कहते हैं, इधर जो होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो हम यही आपको कह रहे हैं, इधर अभिकारक, इधर उत्पाद कहते हैं। तो देखिए जो ये अभिक्रिया है, जो अभिकारक है, जब क्रिया हुई है तो C प्लस D बना है। तो ये किसी वेग से ही तो बना होगा ना कि A और B ये सभी मिले होंगे तब जाकर उत्पाद बना होगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसा मान लेते हैं कि A जो अभिकारक है
अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए। स्मॉल ए है और कैपिटल ए का मतलब समझ रहे हैं, स्मॉल ए कोई नंबर है, ए एक क्या है, अभिकारक है, मतलब पदार्थ है। इसी प्रकार बी भी कोई नंबर है, सी भी कोई नंबर है, डी भी कोई नंबर है, स्मॉल वाले जो है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ये अभिकारक है। तो ऐसा मान लेते हैं, चूंकि मान लेते हैं कि जो ए है, तो ए की क्रिया करने की दर, क्रिया करने की दर, ए की जो क्रिया करने की जो दर होगी ना, ए की क्रिया करने की जो दर होगी वो क्या होगा, ए की क्रिया करने की जो दर होगा ना, वो याद रखेंगे समानुपाती होता है। किसके, जो अभिकारक है, अभिकारक क्या है, ए है, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के घात ए के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब जो ए है ना, ये जो अभिकारक है, तो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, इसको कोष्ठ में बंद करेंगे तो सक्रिय द्रव्यमान कहें या ए की सांद्रता कहें, सांद्रता के घात ए पर ए के समानुपाती होता है। ऐसे ही जो बी है, जो बी है, तो बी की क्रिया करने की जो दर है, क्रिया करने की जो दर है ना, वो किसके समानुपाती होगा, तो B के सक्रिय द्रव्यमान के, B के सक्रिय द्रव्यमान के घात B के समानुपाती होता है। मतलब B के सांद्रता के क्या होता है, B के सांद्रता के घात B पर B के समानुपाती होता है। ये बात हो गया। अब देखिए ये A और B का हमने दर निकाल लिया। अगर हम अभिक्रिया, ये टोटल जो अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया का अगर हम वेग निकालें, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग निकाले R, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो समानुपाती होगा A के सक्रिय द्रव्यमान के घात A और B के सक्रिय द्रव्यमान के घात B के समानुपाती होता है। अगर हम इसको आगे हटाएं तो ये क्या होगा, R, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे K एक नियतांक आता है और यहाँ पे A का सक्रिय द्रव्यमान के घात A और B के सक्रिय द्रव्यमान के घात B। ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाएगा जी, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो R इक्वल टू अभिक्रिया का जो वेग होता है वो A के सक्रिय द्रव्यमान के घात A और B के सक्रिय, मतलब A अभिकारकों के, ये देखिए A भी अभिकारक है, B भी अभिकारक है, तो अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है, बताइए, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है, दर मतलब होता है वेग, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, दर होता है, वो उस समय पर अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यही न है जी कि हम यही करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उस समय पर अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे समानुपाती देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर अगर हम चाहें तो ये जो अभिकारक के सांद्रताओं के, ये कोष्ठ में बंद करेंगे तो सांद्रता कहेंगे, अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही समानुपाती का चिन्ह हटा है, तो यहाँ पे एक नियतांक आया है K। तो सबसे पहली बात, नियम याद होगा या नहीं, नियम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। मैं यहाँ से याद करा रहा हूँ कि क्या कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस समय पर अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। वही लिखा गया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर के जगह पर वेग भी कह सकते हैं, उस समय पर अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। वही बात हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, ये सिंपल में आपको लिखते हुए चले आना है। यहाँ पे अधिकारक लिखा गया ना, अभिकारक कर लीजिएगा, अभिकारक।
ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए हैं। सबसे पहली बात इतनी आप नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब आपको समझ में आया? सिंपल सी इसका मतलब आपको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब नोट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सरल शब्दों में अगर हम कहें ना, सरल शब्दों में यदि हम कहें कि इसका सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सरल शब्दों में इसका कहने का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसका जो वेग है ना, कि ये अभिक्रिया कितनी स्पीड से चलेगी, वो किस पर निर्भर करता है कि अभिकारक की मात्रा कितनी है। मतलब क्या है कि यदि अभिकारक कोई भी अभिक्रिया है, तो कोई भी अभिक्रिया में यदि अभिकारक क्या होंगे, अभिकारक की मात्रा अधिक होगा, तो उस समय पर अभिक्रिया का जो वेग होगा ना, वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अभिकारक की मात्रा जितना हम अधिक करेंगे ना, उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम अभिकारक की मात्रा को हम घटाने लगेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या होगा, घटने लगेगा। आशा करता हूँ इतनी बात समझ गए होंगे। अभिकारक का वेग बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, अभिकारक की मात्रा घटेगी तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। यही इसका मतलब है जी। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अभिकारकों के ही समानुपाती है ना, तो इसका मान बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, घटेगा तो वेग भी घटेगा। यही इसका मतलब है जी। तो ये आप नोट में लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और जैसे जैसे अभिकारक की मात्रा घटती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी घटता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं दोस्त। नोट्स बनाना आपको सीखना चाहिए। हम तो इतना अच्छे से प्रोवाइड करते हैं ना कि प्रत्येक स्टूडेंट सुन समझ कर भी अपना नोट डाउन करके आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट दूसरा हमारा आता है वेग नियम। अब समझेंगे जी वेग नियम क्या होता है, या वेग नियम को ही वेग व्यंजन के नाम से, व्यंजक के नाम से जाना जाता है। वेग व्यंजक, तो वेग नियम क्या है या वेग व्यंजक क्या है, अब ये क्या होते हैं इसको समझेंगे। सबसे पहली बात, सिंपल सा वेग, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, समझिएगा। जो वेग नियम है ना, वेग नियम एक गणितीय समीकरण है। वेग नियम क्या है, एक गणितीय समीकरण है जो यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है। समझ रहे हैं? मतलब जो वेग नियम है ये एक गणितीय समीकरण है जो हमें यह बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका जो वेग है ना, वो अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये हमें बताता है जी। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज डेट ऐसा हम मान लेते हैं कि ये एक अभिक्रिया है जो है AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस DD। ये एक हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का यदि हम वेग निकालें, मतलब इस अभिक्रिया का अगर हम इसका वेग निकालें, अभिक्रिया का अगर हम वेग निकालें ना, अभिक्रिया का अगर हम वेग निकालते हैं तो वो किसके समानुपाती होगा, तो जो अभिकारक है ना, यहाँ पे याद रखेंगे ये समानुपाती होता है। ये अभिकारक है तो अभिकारकों के सांद्रताओं के घात x और y के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा यही बात कहा जाता है
कि वेग समीकरण मतलब वेग नियम एक गणितीय समीकरण है, एक गणितीय समीकरण है जो यह बताता है, जो हमें यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका दर है, उसका जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो अभिकारकों की सांद्रता के घातों के गुणनफल पर समानुपाती होता है, तो यही तो निर्भर कर रहा है ना, मतलब अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यही तो ये हमें बताता है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट थोड़ा सा आप ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फैन ऑफ कर दीजिए। चलिए, तो इतना आप समझ गए हैं। चलिए यहाँ पे आप इतना समझ के अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक और बात हमें बताया गया है कि अगर देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये R जो है, जो अभिक्रिया का जो वेग है, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है कि यहाँ पे A के सक्रिय द्रव्यमान के घात x इंटू B के सक्रिय द्रव्यमान के घात y है, ठीक है ना, ये आता है। तो ये हमारा मेन यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है जी, ये हमारा मेन फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पे हमें ये बात बताया जाता है कि देखिए यहाँ पे जो x और y है, मैं आपको बता दूं कि नोट में यहाँ पे एक पॉइंट से याद रखेंगे कि चूंकि जो x का मान a के बराबर हो सकता है और y का मान b के बराबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब x जो है वो a के बराबर भी हो सकता है और मतलब बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आप याद रखेंगे। और जो हमारा y है वो b के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यही बात है जी। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। वेग नियम क्या है? एक गणितीय समीकरण है जो हमें ये बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, जो दर है, वो अभिकारक, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं ना, तो अभिकारकों की सांद्रता, ये ए बी क्या है? अभिकारक है, और कोष्ठ में बंद कर दिए तो सांद्रता है। तो अभिकारकों के सांद्रताओं के अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो ये बता रहा है ना किस प्रकार, गुणनफल के समानुपाती होता है, तो इस प्रकार निर्भर करता है। तो ये है जी हमारा वेग समीकरण या वेग नियम, इतना आप याद रखेंगे, बहुत है जी। यहाँ पे अब हम समझेंगे कि वेग स्थिरांक के लक्षण, मतलब के का लक्षण क्या है। तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहली बात, के क्या है यहाँ पे के याद रखेंगे, वेग स्थिरांक है या वेग नियतांक भी कहते हैं, स्थिरांक है या नियतांक है। तो के का लक्षण क्या है ये समझिएगा। जो के होता है ना, वेग स्थिरांक का मान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। मतलब यदि हम के का मान बढ़ाते हैं, मतलब के जो है ना वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती है। इसका मतलब अगर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, अब के का मान घटाएंगे तो आर का मान भी घटेगा, ये बात है। दूसरा, निश्चित ताप पर वेग का मान निश्चित होता है। मतलब एक निश्चित ताप होगा तो उस पर वेग का मान भी निश्चित होगा, स्थिर होगा। और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। मतलब यदि हम ताप बढ़ाएं ना, मतलब सिंपल सी बात है कि जो के है ना वो टी के समानुपाती है। इसका मतलब अगर ताप हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा। अब वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो ये बातें हैं जी, ये तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे। इसके बाद आता है वेग व्यंजक या वेग नियम का महत्व। अब इसका क्या महत्व है? तो सबसे पहला इसका महत्व है कि वेग नियम की मदद से हम यह जान सकते हैं कि किसी अभिकारक की सांद्रता, कोई भी अभिकारक है तो किसी अभिकारक की जो सांद्रता है, किसी अभिकारक की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के दर को कितना प्रभावित करती है। तो वो अभिक्रिया की जो दर है, दर को मतलब वेग, तो अभिक्रिया के वेग को कितना प्रभावित कर सकता है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात हम ये पता कर सकते हैं, यह औद्योगिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने में बहुत उपयोगी होता है। मतलब जितने भी औद्योगिक अभिक्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने में ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो ये था हमारा वेग नियम या वेग व्यंजक। इतना इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए था, वो हमने बता दिया।
स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होता है इसको हम समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरा चेहरा हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाई ना दे रहा हो, बट कोई दिक्कत बात नहीं है दोस्त, आपको यहाँ पे फोकस के साथ समझिएगा। यदि ये बोर्ड आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है ना। चलिए, तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है जी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यह हमारा अभिक्रिया की कोटि का क्या है, परिभाषा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको परिभाषा याद नहीं हुआ होगा या समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको याद कराएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे एक आपको अभी हमने इससे पहले पढ़ा है वेग व्यंजक या वेग नियम। तो कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसका जो वेग नियम है, ठीक है ना, तो उसमें वेग नियम में हमें क्या बातें बताई गई हैं। वेग नियम में हमें यही बात बताई गई है। सबसे पहले वेग नियम पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वेग नियम में हमें क्या बात बताई गई, वेग नियम में हमें ये बात बताया गया कि सपोज दैट ये एक एग्जाम्पल, मतलब सपोज दैट ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की AA प्लस BB इजकल टू क्या है CC प्लस D। ये एक हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारे पास क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसका वेग नियम से हमें क्या बात बताया गया कि इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो क्या होगा, इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारकों के, अभिकारक कौन है, A और B हैं, तो अभिकारकों के सांद्रताओं, कोष्ठ में बंद करते हैं तो सांद्रता कहते हैं, तो अभिकारकों के सांद्रताओं के क्या होता है, अभिकारकों के सांद्रताओं के क्या होता है, सांद्रताओं पर निर्भर करता है। इसका मतलब समानुपाती होता है। इसका पावर XY हमने बताया था, यही ना हमने बताया था जी, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो वहां पे हमने बताया था A के सक्रिय द्रव्यमान के घात X और B के सक्रिय द्रव्यमान के घात Y। तो यहाँ पे इतनी बात आप जानते हैं, ये हमारा क्या है, अभिकारक है, इधर वाला उत्पाद है और यही अभिकारक हमने लिखा है। तो अभिकारक ये है ना, तो अभिकारकों के घात क्या है, तो अभिकारक के घात है, एक है X है और एक है Y। तो अभिकारकों के जो घातों का योगफल होता है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, यही आपको याद रखना है मोस्टली, ठीक है ना, कि कोटि जो होता है वो अभिकारकों के सांद्रताओं के जो घात होते हैं उनके योगफल को, योगफल मतलब जोड़, उनके योगफल के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छे तरीके से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं लाइट थोड़ा सा ऑन कर दिया हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ से समझिएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है या एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यही हम कह रहे हैं, देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग व्यंजक ही है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योगफल को, तो देखिए अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको अभिक्रिया की जो कोटि है समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला आता है अभिक्रिया की कोटि के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या है, लक्षण मतलब होता है इसका गुण। अब इसका गुण क्या है,
ठीक है ना। अभिक्रिया की कोई भी कोटि पूछ ले तो आप क्या बताएंगे कि देखिए ये अभिकारक है तो उनका जो घात होगा ना सांद्रताओं का, उनके घातों को केवल जोड़ देंगे तो अभिक्रिया की कोटि पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अब हमें ये जानना है कि अभिक्रिया की कोटि के लक्षण मतलब इसके गुण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले मतलब यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी, मतलब यदि कोई अभिक्रिया है और उसकी कोटि है वो शून्य होगी तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होगी उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यदि अभिक्रिया की कोटि एक होगी, यदि शून्य होगी तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, यदि कोई अभिक्रिया है उसकी कोटि एक होगी तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, दो होगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तीसरी यहाँ पे गुण यहाँ पे लिखा गया है कि कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, मतलब जो कोटि है ना, किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होगा उसका जो वैल्यू होगा वो एक प्रायोगिक मान होगा, मतलब प्रयोग द्वारा हम प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, लैब में तो वही क्या जा रहा है, कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। अतः किसी अभिक्रिया के समीकरण देखकर हम उसकी कोटि नहीं बता सकते। समझ रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया है उसको हम उसके समीकरण को देखकर हम उसकी कोटि नहीं बता सकते। कब बताएंगे, जब हम लैब में जाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे तब जाकर हम उसको पता कर पाएंगे कि उसकी कोटि कितनी है। तो इसीलिए पहले लिख दिया गया कि अभिक्रिया क्या है, मतलब कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त करते हैं। ये नहीं कि एक हमने समीकरण ये देख लिया तो हम बता देंगे इसकी कोटि इतनी होगी, ऐसा नहीं है, प्रयोगों द्वारा हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है कि अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, अभिक्रिया की जो कोटि है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। ठीक है। हमारा पांचवा जो आता है कि जटिल अभिक्रिया की कोटि सबसे धीमी पद पर निर्भर करती है। मतलब समझ गए कि जटिल कोटि की अभिक्रिया जो होती है, जटिल कोटि की अभिक्रिया वो सबसे धीमे पद पर निर्भर करती है। ठीक है ना। अंतिम हमारा जो आता है छठा गुण कि कोटि याद रखेंगे शून्य हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। शून्य का मतलब कोटि जो है ना, कोटि इसका जो वैल्यू है शून्य हो सकता है। फिर से कह रहा है कि भिन्नात्मक हो सकता है। शून्य भिन्नात्मक मतलब क्या है कि जैसे 1/2 मतलब p/q के रूप में हो सकते हैं। ठीक है ना। और ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक मतलब -1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, इस तरीके से आपके हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हो गई जी, जैसे कि -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि शून्य, भिन्नात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। तो ये था जी हमारा अभिक्रिया की कोटि, और कोटि का हमने एग्जाम्पल लिखकर ये आपको समीकरण लिखना है। और उसके बाद लिखिएगा अभिक्रिया की कोटि = x+y। x+y क्या है, अभिकारकों की सांद्रताओं के घात हैं। ठीक है ना, उनका योगफल यहाँ पे किया गया है। उसके बाद ये लक्षण आप लिख देंगे, इतना लिख देंगे, कंप्लीटली आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो है प्रारंभिक अभिक्रिया व जटिल अभिक्रिया। अब प्रारंभिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। प्रारंभिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। प्रारंभिक अभिक्रिया को हम सरल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। सरल मतलब सिंपल रिएक्शन। ठीक है ना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से समझेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया केवल एक पदों में पूरी हो जाती है उसे हम प्रारंभिक या सरल अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं, ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पद में ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना, मतलब एक पद में ही कंप्लीट हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रारंभिक अभिक्रिया या सरल अभिक्रिया कहते हैं। परंतु ऐसी भी अभिक्रिया होती हैं जो 2-3 पदों के बाद संपन्न होती हैं, कंप्लीट होती हैं, तो उसे हम जटिल अभिक्रिया कहेंगे। तो वही लिखा गया है, जबकि वह रासायनिक अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूरी होती है उसे हम जटिल अभिक्रिया कहते हैं।
समझ गए ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पद में पूरी हो उसे हम प्रारंभिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है उसे हम जटिल अभिक्रिया कहेंगे। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहां पे मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये सब क्लास 10th में भी हमने पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मैं होमवर्क आपको क्या दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा होमवर्क दे रहा हूँ। आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक और सीरियस हैं, उनके लिए होमवर्क यही है कि बाबू आपको इसका एग्जाम्पल कम से कम एक आपको प्रारंभिक अभिक्रिया का और एक जटिल अभिक्रिया का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। अब कहाँ से बताते हैं, कैसे ढूंढकर आप बताते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो आप जाइए इंटरनेट का हेल्प लेकर ढूंढिए और ढूंढकर फिर से हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे ले जाना चाहूँगा। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या बात बताया गया था। देखिए कहा गया था ना, यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो, कोई अभिक्रिया है उसकी कोटि एक होगी ना, सॉरी शून्य कोटि की अभिक्रिया ना, तो कोई भी अभिक्रिया है उसकी कोटि यदि शून्य होगी तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ये वहीं पे ना बताया गया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है समझिएगा। तो परिभाषा हमने वही लिखा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग है ना या जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे सपोज डेट मान लेते हैं ये एक अभिक्रिया है, ये एक अभिक्रिया मान लेते हैं R=P, रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। मान लेते हैं एक अभिक्रिया है, इधर अभिकारक है इधर उत्पाद है। अब इस अभिक्रिया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसका अगर हम वेग निकालें, ठीक है, तो इसका जो वेग होगा ना वो ये अभिकारक है, तो अभिकारक के सांद्रताओं के शून्य घात के समानुपाती होता है। समझ रहे हैं, तो समानुपाती का मतलब निर्भर करना होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, वही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएंगे। देख रहे हैं ना, अभिकारक है उसके घात, उसके सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर कर रहा है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के, यहाँ पे अभिकारक रहेगा, अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करते हैं, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाता है कि इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो आप एग्जाम्पल में ये दे दीजिएगा, क्या देंगे कि H2 + Cl2 = ये प्रकाश की उपस्थिति में हम कराते हैं Hµ की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाता है, 2 मात्रा में HCl का निर्माण हो जाता है। तो ये एक आप रिएक्शन दे दीजिएगा। यहाँ पे बताइएगा कि अभिक्रिया का, यहाँ पे नीचे एक लाइन यहाँ पे लिखिएगा कि अभिक्रिया का वेग, यहाँ पे लिखिएगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग R= क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक क्या है, एक है H, एक क्या है हमारा Cl2 है, मतलब Cl है, तो एक H2 है एक Cl2 है, इसके शून्य घात के समानुपाती, यहाँ पे इक्वल ना देकर समानुपाती ही दे दीजिएगा, समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ये आप समीकरण जरूर लिख दीजिएगा एग्जाम्पल में। ठीक है ना, ये 2 समीकरण आपको जरूर लिख देंगे तो इससे बेटर रहेगा जी। ठीक है, ये आप याद रख रहेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है।
अब इतनी बेसिक बात है, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटेगा ना, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा अगर नीचे आता हूँ तो ये R इक्वल टू समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे एक के आता है जो है नियतांक। और यहाँ पे देखिए कोई भी अंक है, मान लेते हैं 5 2 है, इसका घात यदि 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो आता है वो 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ है उसका घात यदि 0 है तो उसका मान 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 होगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 अगर इसमें के में गुणा करेंगे तो R इक्वल टू के आ जाएगा, R इक्वल टू के आ जाएगा ना, तो यही हमारा अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। तो अभिक्रिया यहाँ पे एक ये भी आप लाइन लिख दीजिएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है, यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है, यहाँ पे बराबर होता है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे, फिर ये आप समीकरण लिखिएगा, उसके नीचे आप लिखिएगा फिर से दूसरे लाइन में अभिक्रिया का वेग इक्वल टू R इक्वल टू अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती। फिर से इसके नीचे आप डायरेक्ट ये लाइन आप ना लिखकर, ये लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई चलेगा, इसके बाद ये आप लाइन लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा दोस्त, ठीक है ना, मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके नीचे आप ये ही लिख लीजिएगा कि R इक्वल टू के। चलिए अब हमारा दूसरा यहाँ पे एक चीज हमसे पूछ लेता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, मतलब VBI है, बार बार पूछा ही गया है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, या कह देगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सपोज डेट ऐसा हम मानते हैं, आप देखिए एक गणना हम डेरिवेशन करने वाले हैं। सपोज डेट हमने मान लेते हैं, माना क्या मानते हैं, माना एक रासायनिक अभिक्रिया है जो है R इक्वल टू P। R क्या है, अभिकारक है, P क्या है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के यदि हमसे कोई कह दे कि वेग बताइए, इस रासायनिक अभिक्रिया का कोई वेग हमसे पूछ दे, इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इस रासायनिक अभिक्रिया का कोई वेग हमसे पूछ दे, तो क्या होता है, वेग का फॉर्मूला जानते हैं dR/dt, या dR/dt जानते हैं, या हम क्या जानते हैं कि जो अभिकारक है ना, तो यहाँ पे K एक आता है, और ये जो अभिकारक है तो अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात, ठीक है ना, ये हम जानते हैं जी। तो ये हमने लिख दिया। अरे भैया अभी ये हम जानते नहीं है, यहाँ से समानुपाती देखिए, यहाँ पे ये हम जानते हैं कि अभिक्रिया का अगर हम इसका वेग अभी निकाले थे कि R इक्वल टू P है, तो इसका वेग निकालेंगे तो इसका जो वेग होगा वो समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के, और यही समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है जो है K, R के घात 0 हो जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है वो R और अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के बराबर होता है, या अभिकारक या dR/dt के भी बराबर होता है। अब ये जो पॉइंट है -dR/dt, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं कहूँगा अभिक्रिया का वेग, केवल इतना पढ़ लीजिएगा कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। R अभिक्रिया का वेग इसके भी बराबर होता है, इसके भी बराबर। तो हम क्या करते हैं, अब इसको लेकर हम चलते हैं, हम इसको इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो -dR, ये dt को हम इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो ये K हो जाएगा R के पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा भाग में था, इधर आए गुणा। अब ये माइनस है ना, इस माइनस को भी हम इधर कर देते हैं, एक ध्यान से समझेंगे, ये माइनस इधर जो था इसको भी हम इधर ही भेज देते हैं, तो ये माइनस हमारा इधर आ गया। इतनी बात आप समझ के, माइनस इधर आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करते हैं, ये dR है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये -K है, और कोई भी संख्या है उसको ऊपर 0 है तो इसका मान 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। अब फिर से dt है तो dt लिख दिए।
फिर हम नीचे अगर आते हैं तो ये डी आर है, एक का यदि के में गुणा होगा तो वो माइनस के ही होगा, इंटू डी टी है तो ये डी टी हमने लिख दिया। फिर से इन्वर्टर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है क्या, पता नहीं, लाइट तो है, चलिए कोई नहीं जी, ठीक है कोई नहीं। थोड़ा सा हो सकता है कि अभी मेरा फेस उतना साफ से नहीं दिखाई दे, बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो इतना फोकस कीजिएगा। तो माइनस डी आर बाई डी टी इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे इतना जो ये हमारा मान निकला ना, इसको सबसे पहले तो हम इतना लिख लेंगे जी, ठीक है। इतना को हम सबसे पहले इतने को कोष्ठ में हम बंद कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला, डी आर का मतलब अभिकारा का सक्रिय द्रव्यमान है वो माइनस के इंटू डी टी के बराबर है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम दूसरा, पहला काम हमारा हो गया, अब दूसरा काम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर, समीकरण फर्स्ट का हम समाकलन कर देते हैं। समाकलन करेंगे ना, समाकलन कैसे होता है जी, ये समाकलन का चिन्ह है और ये डी आर है, ठीक है, इक्वल टू इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो माइनस के इंटू डी टी है तो ये डी टी हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब समझिएगा, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखिए जब इसका समाकलन होता है ना तो ये आप याद रखेंगे ओनली आर हो जाता है, और इसका समाकलन ये नियतांक मान है तो ये सभी बाहर निकल जाएंगे, तो माइनस के इंटू डी टी मतलब माइनस के इंटू ये टी निकल जाएगा यहाँ से, तो के टी और प्लस यहाँ पे समाकलन स्थिरांक जो आता है एक आता है हमारा आई, तो ये हमने आई यहाँ पर लिख दिया है। मतलब आर इक्वल टू माइनस के डी यहाँ से हट जाता है, समाकलन स्थिरांक है तो मतलब डी एक समाकलन की तरह से हट जाता है तो ये टी आ गया, और प्लस यहाँ पे एक आई आता है। आई क्या है, समाकलन नियतांक है या समाकलन स्थिरांक का मान है। तो ये हमारा एक वैल्यू दूसरा आ गया, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम समीकरण क्या कर देंगे, इसको समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब देखिए, अब हमें ये बात बताया गया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये जब स्टार्ट नहीं हुई होगी, तो स्टार्ट नहीं हो गई होगी, तो चूंकि जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई होगी तब, मतलब जब, यहाँ पे लिखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू न हुआ हो, तब जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ हो तो उस समय पर जो अभिक्रिया है, उस समय पर ये जो अभिक्रिया है R इक्वल टू पी, तो इसका देखिए उस समय पर जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उस समय पर समय का मान 0 होगा। अरे बाबू, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो इसका मतलब समय शून्य है उस समय, और जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट हुआ तो ये जो अभिकारक, जो अभिक्रिया स्टार्ट हुआ, मतलब जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस समय पर समय शून्य होगा, तो जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो भी तो क्या होगा, वो भी तो शून्य होगा ना, तो आर जीरो हम लिख देंगे, समझ रहे हैं। मतलब यदि यहाँ पे t इक्वल टू 0 तो आर इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब यदि समय 0 है तो अभिकारक की जो सांद्रता है वो भी तो 0 होगा ना, ये बातें कहा जा रहा है, समझ रहे हैं। मान लेते हैं गाड़ी हम चला रहे हैं, तो गाड़ी हमने चलाना स्टार्ट नहीं किया तो समय हम शून्य ही तो रखेंगे, शून्य है तो उसका वेग भी तो शून्य होगा जब गाड़ी खड़ी होता है। वैसे ही अगर समय शून्य है तो ये हमारी जो प्रारंभिक अभिक्रिया है उसका मान भी 0 होगा, ठीक है ना। तो R0 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब कुछ नहीं करेंगे, t इक्वल टू 0 और R, जो R का सक्रिय द्रव्यमान है इसका मान R0, ये हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे। तो हम अगर रखते हैं तो क्या निकलता है, R के जगह पर ध्यान से समझेंगे, ये R के जगह पर हम क्या लिख देंगे, R0 लिख देंगे, और ये माइनस है ये K लिख देंगे, और इंटू T के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0, तो ये गुणा ही तो है, कुछ नहीं है, तो T के जगह पर 0, और प्लस I है तो ये हमने I रख दिया, ठीक है।
अब समझिएगा फिर से बात को। अब यहाँ पे हो ही गया है क्या। अब देखिए ये के है वो 0 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा टोटल। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, ये हमारा R0 है ना, ये माइनस टोटल, ये माइनस के 0 में गुणा होगा 0 हो गया, तो ये I के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया कि R0 जो है वो I के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको अब समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ पे, ये जो I का मान है R0, इस I के जगह पे R0 रख देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर अब लिख कर दिखा देते हैं। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 के मान को 2 में रखने पर, समीकरण 3 के मान को 2 में रखने पर अगर रखते हैं तो देखिए क्या रखते हैं, R है सबसे पहले, तो अभिकारक की सांद्रता है जो है R इक्वल टू माइनस के इंटू क्या हो जाएगा, T है, तो ये हमने T लिख दिया। अब प्लस I के जगह पे क्या लिख देंगे, अभिकारक की सांद्रता के 0 घात, ये हमने रख दिया। I की जगह पर केवल R0 हमने यहाँ पर रख दिया है। ये बताइए इतनी बात आपको समझ में आया या नहीं आया, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, मुझे आशा है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्त, अब कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस के टी है, इसको हम इधर भेजते हैं। और ये देखिए प्लस में R है ना, इसको हम इधर भेज देते हैं। तो पहले इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, ये आएंगे तो इधर प्लस में हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये इधर देखिए, अब इधर ये प्लस में है ना, तो पहले इसको लिख देते हैं R0 और माइनस। अब देखिए ये माइनस कैसे लिखेंगे, ये वाला इधर प्लस में, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये R हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, इसको थोड़ा सा और हम आगे ले चलते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे K इक्वल टू, ये सबसे पहले तो R0 माइनस R, ये T इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा ना, तो ये हमने यहाँ पे T रख दिया भाग कराने का। तो ये जो हमारा समीकरण मिला K इक्वल टू ये जो हमारा समीकरण मिला, यही हमारा समीकरण क्या है, यही हमारा समीकरण है। ये जो हमारा समीकरण मिला है यही हमारा समीकरण है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम, मतलब वेग स्थिरांक का क्या है, व्यंजक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण यही है, या इसी को वेग व्यंजक भी कहते हैं। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गया या नहीं आया, आज आनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ। अब किसी बुक में यहीं तक छोड़ दिया है, या किसी बुक में कुछ कंडीशन रखा हुआ है, वो मैं आपको बताते रहा हूँ। कंडीशन ये रखा गया है ना कि जो R0 है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, ये R0 क्या है, R0 है प्रारंभिक वेग, ये R क्या है, R है कोष्ठ में बंद है, तो ये है अंतिम वेग, और T क्या है, समय है। तो यहाँ पे मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कुछ बुकों में ये कंडीशन लगा दिया गया है कि जो प्रारंभिक वेग है उसको मान लेते हैं A, और जो हमारा अंतिम वेग है जो है R, इसको मान लेते हैं A माइनस एक्स, जहाँ ये A अभिकारक है और ये x क्या है, वियोजन की मात्रा है। तो ये दो चीज़ें मान लिया गया है। तो अगर इन दोनों को मानकर इसमें अगर हम रखते हैं तो क्या है, ये टोटल फॉर्मूला K इक्वल टू क्या है, R0 और माइनस R बाई T है, यही तो फॉर्मूला है। इसमें मान अगर हम रख देते हैं तो क्या निकलता है, R0 की जगह पर A हो जाएगा माइनस, ये R की जगह पर क्या रख देंगे, R की जगह पर A माइनस एक्स रख देंगे, और बाई T है। अब देखिए ये A है तो A लिख दिए, ये माइनस अंदर वाले को प्लस कर देगा तो A प्लस एक्स हो जाएगा, A प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हमारा T हो जाएगा। अब ये A से माइनस A से प्लस A कैंसिल हो गया, तो अब ये बचा क्या दोस्त, अब बचा ओनली ऊपर x बाई टी बच गया ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जहाँ पे ये क्या है, वेग स्थिरांक है, x क्या है, वियोजन की मात्रा है, और t क्या है, t है समय, क्या है, समय है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
कि के क्या है, वेग स्थिरांक, एक्स क्या है, वियोजन की मात्रा, और यहां पे टी क्या है, टी है समय। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। तो आप यहां तक कर लेंगे ना तो बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। यहां तक भी कर देंगे तो 100% सही है, बट किसी किसी बुक में और किसी ने ज्यादातर बुक में यहां तक किया गया है, तो यहीं तक करेंगे आप भी। ठीक है ना, इसीलिए तो बताया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए दोस्त, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं आने वाला। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको डेरिवेशन हार्ड लगता है। हार्ड क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि ये सच में हार्ड होते हैं। इसको अगर आसान बनाना है, सिंपल बनाना है, तो इसको लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और स्टेप याद रखना पड़ेगा कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। इस तरीके से स्टेप याद रखेंगे तब कुछ हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। और दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां पे हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए एक हमें ये अंत में जानना है जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया की लक्षण, ये भी हम देख लेते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। अब कौन कौन से हैं जी? सबसे पहला हमारा आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरणों का पालन करती है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सा समीकरण है जी? तो K आर नॉट आर बाई टी, यही ना शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हमने ज्ञात किया है। तो या तो ये लिख दें, या अगर इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो K एक्स बाई टी मिलेगा, तो ये हम कह दें। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया इन दोनों समीकरणों का पालन करती है, यही कहा गया। अगला कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है। अगला, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, मतलब कंप्लीट होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है ना, अर्ध आयुकाल का मतलब टी हाफ, अर्ध आयुकाल जो है वो अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो टी हाफ है ना वो अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती होगा, मतलब इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अंतिम आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो याद रखेंगे। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है जी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये आप याद रखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जितने भी टॉपिक हमने आज के इस वीडियो में बताया है ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज सभी सब्जेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जरूर अपनी पढ़ाई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, मैं अब आपको बता दूं, देखिए ये सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट और भी आपके पढ़ाई को ईजी करने के लिए हम आपको बता दें तो हम आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों का एक साथ, हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के आपके टोटल 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के 10, मतलब टोटल 24 चैप्टरों का कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है, जिसमें सब कुछ आपको रहने वाले हैं ओनली 199 में। तो अभी आपको नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। कहेंगे क्या? फुल या कंप्लीट नोट्स चाहिए।
इतना करके मैसेज कर दीजिएगा। आपको वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, पेमेंट करके बता दीजिएगा तो आपको PDF नोट्स है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो उसकी 2 कॉपी आप दुकान से भी निकलवा सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।